पीआईएल में आज हम देखते हैं निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद शूट बाय इंडिजेंट पर्सन। सीपीसी में इसका बहुत अच्छा और बहुत अधिक विवरण दिया गया है। सीपीसी के जो सीपीसी 1908 है उसका ऑर्डर 33, उसमें वर्ड यूज किया गया है अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वाद। अकिंचन यानी निर्धन व्यक्ति। यह अकिंचन व्यक्ति बाद में संशोधन करके सीपीसी में ऐड किया गया। पहले इसको निर्धन व्यक्ति ही कहा जाता था। तो इंडिजन पर्सन द्वारा वाद दायर करने का यह प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि पीआईएल जो ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोग के लिए, समाज के हित के लिए किए गए वाद। अगर न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति इतना आर्थिक रूप से कमजोर है कि वह अपने अधिकारों को न्यायालय में लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय में जो शुल्क लगता है, न्यायालय शुल्क, उसको चुकाए बिना भी वह वाद संस्थित कर सकता है। तो यह सीपीसी 1908 के ऑर्डर 33 में अकिंचन वाद के रूप में प्रावधान किया गया है। तो आइए हम देखते हैं सीपीसी का ऑर्डर 33 क्या कहता है कि निर्धन व्यक्ति कौन है, यानी अकिंचन व्यक्ति कौन है। तो ऑर्डर 33 का रूल वन कहता है कि निर्धन व्यक्ति वह व्यक्ति है जो, यदि जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है। पर्याप्त साधन में क्या होना चाहिए कि जो डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति और वाद की विषय वस्तु से भिन्न विषय वस्तु, मतलब इन वस्तुओं को छोड़ते हुए हम कहेंगे कि पर्याप्त साधन अगर उसके पास नहीं है तो वह ऐसे वाद में वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके। मतलब उसके पास ऐसा कोई पर्याप्त साधन नहीं है कि वह जो न्यायालय द्वारा तय फीस है वह फीस दे सके। ठीक है। और या फिर जहां ऐसी कोई फीस तय नहीं की गई है वहां वह 1,000 रुपए मूल्य की ऐसी संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न है उसका हकदार नहीं है। यानी कि डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति और वाद की विषय वस्तु इनको छोड़ते हुए अगर उसके पास 1,000 रुपए से कम की संपत्ति नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वह निर्धन व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन पर विचार करने के लिए कि वह आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं, किसी भी संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा जिसको उसके निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और आवेदन का विनिश्चय होने के पूर्व अर्जित किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं जहां की अगर वादी प्रतिनिधि हैसियत से वाद लाता है वहां इस प्रश्न का निर्धारण कि वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं उन सातों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जो ऐसी हैसियत में उसके पास है। ठीक है। तो यह पूरी डेफिनेशन हो गई निर्धन व्यक्ति कौन है। अब हम देखते हैं कि निर्धन व्यक्ति के साधनों की जांच कौन करेगा। तो इसके संबंध में है रूल 1A। तो इस प्रश्न की हर जांच कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करना चाहता है तो वह निर्धन व्यक्ति है या नहीं, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो इसकी जांच कौन करेगा? प्रथम बार में न्यायालय का मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी इसकी जांच करेगा और न्यायालय ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट को अपने निष्कर्ष में मान सकेगा या न्यायालय उस प्रश्न की जांच स्वयं भी कर सकेगा। इस तरह से न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी। फिर इसमें है आवेदन की विषय वस्तु क्या होगी। रूल 2 में हम देखते हैं इसके रूल 2 में है
आवेदन की अंतर्वस्तु या आवेदन की विषय वस्तु। मतलब निर्धन व्यक्ति के रूप में कोई भी व्यक्ति वाद लाता है तो वह अपना जो आवेदन करता है उसके आवेदन में क्या क्या चीजें आनी जरूरी है। तो उसमें जो वाद में वाद पत्र के संबंध में जो भी विशिष्टताएं हैं, जो अपेक्षित कॉलम्स हैं, वो सब होंगे ही। और उसके साथ ही जो आवेदक की अ, जंगम और स्थावर संपत्ति है, यानी कि चल अचल संपत्ति की अनुसूची, उस संपत्ति के मूल्य के सहित वह उसके साथ लगाएगा। और वह आवेदन उसी रीति से ही सिग्नेचर किए जाएंगे और अटेस्टेड किए जाएंगे, यानी हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे, जो कि अभिवचन के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए विहित है। यानी वही बाकी सब वही नियम लागू होंगे जो वाद पत्रों के संबंध में लागू होते हैं। अब हम देखते हैं कि रूल 3 कहता है कि ये आवेदन पूरा प्रिपेयर होने के बाद कि ये अंतर्वस्तु है, उसके बाद आवेदन पेश किया जाएगा। तो इसको उस लैंग्वेज में कहते हैं जो रूल 3 में वर्ड यूज किया गया है, आवेदन का उपस्थापन, यानी आवेदन का पेश किया जाना। ऑर्डर 33 के रूल 3 में है। यानी आवेदन किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो इसका आंसर रूल 3 देता है कि आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा। किंतु अगर न्यायालय में उपस्थित होने से अगर उसे छूट दी गई है तो आवेदन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऐसा कोई प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भी आवेदन को पेश किया जा सकेगा। और वह अभिकर्ता किस मतलब कितना ज्ञान वाला होना चाहिए, कि इतना उसे ज्ञान होना चाहिए कि वह आवेदन से संबंधित जो भी सारवान प्रश्न है उनका उत्तर दे सके और जिसकी उसी रीति से परीक्षा की जा सके जैसे कि वह पक्षकार है। तो इस तरह से आवेदक या तो स्वयं उपस्थित होगा और या फिर अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होगा। और जहां एक से अधिक वादी है वहां पे क्या माना जाएगा, वहां पे उन वादियों में से किसी एक द्वारा उपस्थित होना ही पर्याप्त होता है। अब हम देखते हैं रूल 4 कहता है आवेदक की परीक्षा, यानी आवेदन की जांच की जाना। यह है रूल 4। ये कहता है कि जहां आवेदन उचित प्रारूप में है और सम्यक रूप से पेश किया गया है, वहां यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह आवेदक की या उसके एजेंट की, अगर वह एजेंट द्वारा यानी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो रहा है तो उनकी परीक्षा करेगा और दावे के गुण गुणागुण और आवेदक की संपत्ति के बारे में जांच करेगा। यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा पेश किया गया है तो न्यायालय आदेश देगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन द्वारा की जाए, यानी कि कोई कमीशन गठित करके आवेदक की परीक्षा की जाएगी। वहां आवेदन अभिकर्ता द्वारा पेश किया जाता है तो यदि न्यायालय ठीक समझता है तो आवेदन की परीक्षा कमीशन द्वारा कर उस मतलब उसी पैटर्न में की जाएगी जैसे कि कोई अनुपस्थित साक्षी होता है, उस तरह से उसकी परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट रूल्स जो रूल 5 है, आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि आवेदन किन आधारों पर नामंजूर किया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हम आज हमने देखा कि जिसके पास कोर्ट फीस देने के रुपए नहीं है, कोर्ट फीस अदा नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो वह अकिंचन यानी कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करके वह कोर्ट फीस देने से छूट प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच।